नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा स्पेशल शो जहां हम आपके तमाम पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड सवालों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। यानी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, योर मनी आपको सिखाता है। कैसे आप स्मॉल सेविंग से बिग गोल्स को हासिल कर सकते हैं, तमाम पर्सपेक्टिव पर योर मनी करता है मदद। तो आप भी आ सकते हैं शो में अपने क्वेश्चंस पूछने के लिए। आप नोट कीजिए तरीका कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। yourmoney@nw18.com पर ईमेल आईडी है। फेसबुक और एक्स पर ये शो लाइव जा रहा है, देख भी सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं #आस्क योर मनी लिखकर। इसके अलावा आप अपने सवाल ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हैं yourmoney@nw18.com। व्हाट्सएप नंबर तो है ही 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ है वाइज इन्वेस्ट के CEO हेमंत रुस्तगी। हेमंत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लें उससे पहले आज हम बात करेंगे डीमैट वर्सेस नॉन डीमैट म्यूचुअल फंड्स की, कि दोनों में दोनों के प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, एक्सेस के हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से, क्या फ्लेक्सिबिलिटी और फीचर्स हैं। तो पहले तो इनफैक्ट इन दोनों अहम मुद्दों पर ही चर्चा करते हैं, बाकी और भी पॉइंट्स पिक करेंगे इस सब्जेक्ट से जुड़े हुए। लेकिन हेमंत जी बताइए पहले तो डीमैट और नॉन डीमैट म्यूचुअल फंड्स के बारे में। दीपाली, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मुझे लगता है निवेशकों को जानना जरूरी है कि आप किस तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ऑब्वियसली जैसा आपने कहा, एक डीमैट के थ्रू है, एक नॉन डीमैट है, जिसको हम पॉपुलरली स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मोड कह सकते हैं। तो इन दो तरीके से इन्वेस्टर्स जो है उनको इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स उसमें से कौन सा चुना जाए, उसमें आपने कुछ जो पैरामीटर्स की बात की कि कन्वीनियंस कहाँ पे है, फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ पे है, क्या कोई टैक्सेशन का फर्क है, या इनहेरिटेंस का जो इशू है, या किस तरह से मेरी जो ट्रांजैक्शंस होंगी वो कैसी होंगी। तो जाहिर सी बात है, जब दो मोड्स हैं इन्वेस्ट करने के, तो दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। बट आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है निवेशक को समझने के लिए, डिसाइड करने के लिए कि उन्हें कौन सा मोड लेना है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब हम डीमैट या नॉन डीमैट की बात करते हैं, तो अगर आपको डीमैट मोड लेना है तो जाहिर सी बात है कि आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, आपके पास एक ब्रोकिंग अकाउंट होना चाहिए। तो यूजुअली मैं ये कहूंगा कि जो निवेशक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, जिनके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो खाली अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है और बहुत बड़ा पोर्टफोलियो भी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ही अच्छा डिसीजन होगा कि आप डीमैट को समझें। क्योंकि डीमैट, जैसा मैंने कहा, आपको डीमैट अकाउंट खोलना है, आपको एक ब्रोकिंग अकाउंट खोलना है, और डीमैट में कुछ चार्जेस होते हैं, जैसे एनुअल चार्जेस होंगे या जो ट्रांजैक्शन चार्जेस होंगे, जो आपके लिए एडिशनल है। अगर आप ऐसे निवेशक हैं जिसकी संख्या हमारे देश में काफी बढ़ रही है, जो स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं डायरेक्टली, वो अगर चाहें तो डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं। बट ऑफ कोर्स और दूसरे प्रोज एंड कॉन्स हैं जिसको समझने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे भी मैं कहूंगा कि कॉस्ट का एक इशू डेफिनेटली है। एनुअल चार्जेस जो है, चलो मान लीजिए आपका स्टॉक और म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो साथ में है, लेकिन हर ट्रांजैक्शन जो आप करते हैं वो आपकी कहीं ना कहीं एडिशनल कॉस्ट होती है। दूसरा, जैसे मैंने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी है, ट्रांजैक्शन कैसे होंगी। देखिए, कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे रिडम्पशन है, जो स्विचेस हैं, वो आप जब डीमैट के थ्रू करते हैं तो आपको अपने ब्रोकर और डीपी के थ्रू रूट करना पड़ता है। जबकि अगर आप SOA स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बोर्ड में अगर आप करते हैं तो डायरेक्टली आप AMC के साथ डील करते हैं। तो मुझे लगता है इन टर्म्स ऑफ कन्वीनियंस, इन टर्म्स ऑफ स्पीड, दोनों में SOA का जो मोड है वो थोड़ा बेहतर परफॉर्म करता है इन टर्म्स ऑफ पैसा आपको जल्दी मिले, क्योंकि वहां पे ब्रोकिंग का, डीमैट में उनका अपना प्रोसेसिंग का भी टाइम आपको देखना है। उसके अलावा दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगा दीपाली के। हमने देखा है कि ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन निवेशकों के लिए जिनके पास लमसम है लेकिन उनको एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना है, या ऐसे निवेशक जो कॉर्पस बना के वहां से सिस्टमैटिकली विड्रॉ करना चाहते हैं ताकि वो रेगुलर इनकम बना सके। ये दोनों ट्रांजैक्शन डीमैट के थ्रू करना बहुत ही मुश्किल है, इनफैक्ट नामुमकिन सा कह सकता हूं मैं। तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है यहाँ पे। दूसरा, अगर मैं बात करूं कि उसके मेरिट्स क्या है डीमैट के, तो डेफिनेटली एक जगह में आपकी सारी ट्रांजैक्शंस आती हैं, और आपको अगर मान लीजिए कुछ इनहेरिटेंस का इशू आता है, यूनिट होल्डर की डेथ होती है, तो डीमैट में आप एक ही जगह कर सकते हो। लेकिन अगर आप SOA मोड में हैं तो आपको डिफरेंट म्यूचुअल फंड से डील करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ भी मैं कहना चाहूंगा कि अब जो है, जो दोनों जो डिपॉजिटरी हैं, NSDL और CDSL जो है, वो दोनों के दोनों आपको एक कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट देते हैं। तो अगर आप SOA मोड में भी हैं तो आपकी सारी जो होल्डिंग्स हैं, चाहे स्टॉक की हो चाहे म्यूचुअल फंड की हो, वो एक जगह में आती हैं।
और अगर आप किसी अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर या अच्छे किसी एडवाइजर के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो वो डेफिनेटली आपको मदद करेंगे इन टर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट मुझे लगता है कि अगर आपको सही मायने में अपनी ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना है, ये सबसे बड़ा इशू है डीमैट के अंदर, के ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना वहां पे बहुत ही मुश्किल है। तो अगर मैं ओवरऑल देखूं तो मुझे लगता है कि एसओए के थ्रू इन्वेस्ट करना वो ज्यादा बेहतर है, स्पेशली उन निवेशकों के लिए जो अपने म्यूचुअल फंड को बहुत रेगुलरली और अच्छे तरीके से मॉनिटर करना चाहते हैं। ओके, चलिए, तो आपको दोनों ही पर्सपेक्टिव से राय दी हेमंत जी ने, और ये भी बताया कि कौन सा बेहतर ऑप्शन है, और दोनों ही वायबल ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि अगर आप डीमैट के थ्रू म्यूचुअल फंड्स लेंगे तो कोई दिक्कत आपको होगी, ऐसा नहीं है। तो आप अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी बनाइए, और अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अगर आप ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स आपने बनाए तो भी आप डीमैट में स्विच कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी आपके पास रहता है। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे, अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करेंगे, और हमारे साथ सवाल पूछने के लिए जो पहले व्यूअर हैं वो अमित हैं गाजियाबाद से। अमित नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम। नमस्ते, मैडम अपना मैंने प्रश्न पूछिए। मैडम मैंने अपना पोर्टफोलियो शेयर किया है आपसे। मेरे 7 म्यूचुअल फंड में मैंने इन्वेस्टेड किया हुआ है, और करंट वैल्यू मेरे पोर्टफोलियो की 4.5 लाख है। ओके। और मुझे ये है कि मेरा अभी 7 ईयर में मेरा एक 3 मेरे वो हैं गोल हैं। एक तो 7 ईयर में मेरा 20 लाख का है, फिर मेरा 25 ईयर में 1 करोड़ का है, और फिर 35 ईयर में 3 करोड़ का है, और 40 ईयर में जो है 10 करोड़ का है। तो मुझे ये पता करना है कि मैं इस SIP अमाउंट से वो अपने गोल अचीव कर पाऊंगा, और मेरे फंड्स जो हैं वो ठीक हैं क्या मेरे पोर्टफोलियो में जो फंड है। अमित, आपने जो ये टारगेट डिफाइन किए हैं, ये इन्फ्लेशन को ध्यान में रखकर आपने डिफाइन किए हैं? नहीं मैडम, मुझे ये अमाउंट चाहिए, मुझे इन्फ्लेशन को मैंने नहीं वो किया है। ओके, तो इन्फ्लेशन को ऐड करना है, ठीक है जी। तो पहली बात तो हेमंत जी, ये 20 इयर्स के हैं, और अभी आप सिंगल हैं अमित, राइट? जी। ओके, तो 7 साल बाद ये शादी प्लान कर रहे हैं अपनी, और उसके लिए 20 लाख का इनका टारगेट है। 25 साल में एज्यूम कर रहे हैं अपने चिल्ड्रन के एक्सपेंसेस को भी, तो 25 इयर्स में बच्चों की पढ़ाई के लिए 2 करोड़, फिर 35 साल में बच्चों की शादी के लिए 3 करोड़, और 40 साल बाद खुद के रिटायरमेंट के लिए 10 करोड़। तो इंटरेस्टिंग है, मतलब अभी ये 20 इयर्स के हैं, ऑलरेडी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 4.5 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू भी बनाई है, और इन्होंने अपने शादी से लेकर बच्चे अपने रिटायरमेंट तक की प्लानिंग अभी से कर ली है। और एक चीज़ जैसे इन्होंने खुद मेंशन की कि इन्फ्लेशन को इन्होंने काउंट नहीं किया है इनके टारगेट्स में, तो उस पर्सपेक्टिव को भी ध्यान में रखते हुए इन्हें सलाह दीजिए। फंड्स में इनके बता देती हूँ, ICICI प्रू मल्टी एसेट 5000, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 5000, सिमिलर अमाउंट ये डिप्लॉय कर रहे हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कोटक मिड कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, बंधन स्मॉल कैप और SBI कॉन्ट्रा में 35,000 की यानी टोटल SIP है। बताइए इनके लिए सजेशंस। जी दीपाली, आई थिंक ये परफेक्ट एग्जांपल है। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि 20 साल की उम्र में आप अपने सारे गोल्स को डिफाइन कर रहे हैं, और आप देख पा रहे हैं कि आप क्योंकि इतना जल्दी अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू कर रहे हो, आपके पास हर गोल के लिए लंबा समय है। और ये एक परफेक्ट एग्जांपल इसलिए भी है कि हम देख पाएंगे यहाँ पे कि कितना भी बड़ा आपका टारगेट हो, अगर आप अपने आप को समय दें, लंबा समय दें, और सही एसेट क्लास चुने, अगर मान लीजिए आप इक्विटी ओरिएंटेड पोर्टफोलियो बनाते हैं जैसा इन्होंने बनाया है, तो आप देख सकेंगे कि आप एक बहुत बड़ी रकम आपको इन्वेस्ट नहीं करनी है। आपका टारगेट चाहे कितना भी बड़ा हो, और हर गोल के लिए जितना भी आपको अमाउंट चाहिए वो आप इकट्ठा कर सकते हैं। तो आई थिंक ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है, और किस तरीके से प्लान करना चाहिए, शायद ये भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जिस तरीके से इन्होंने अपने गोल्स को डिफाइन किया है, और ये बताया कि कितना कितना समय है इनके पास। जैसा इन्होंने कहा कि इनके पास 4 गोल्स हैं, खुद की शादी का है 7 साल के बाद, फिर बच्चों की एजुकेशन का है, बच्चों की मैरिज का, और खुद की रिटायरमेंट का है, जिसके लिए उनके पास 40 साल का समय है। तो एक एक करके इनका गोल्स को देखते हैं। कुल मिला के इनकी जो SIP है दिवाली, अभी 35,000 की SIP है। तो इनका हमें अमाउंट एलोकेट करना होगा अलग अलग गोल्स के लिए। तो 35,000 में से अगर ये 15,000 की SIP 7 साल तक अगर ये करते हैं, तो इनका जो गोल है, पहला गोल जहां पे उनको 20 लाख की जरूरत है, वो पूरा हो पाएगा। 15,000 हमने 35,000 में से वहां पे एलोकेट किया। अब यही 15,000 7 साल के बाद 33 इयर्स तक इनको अवेलेबल होगा इनके रिटायरमेंट के लिए। तो वो अगर ये इन्वेस्ट करें, और इसके अलावा 3,000 रुपए की SIP इनको और करनी होगी, तो कुल मिला के 18,000 की SIP ये 2 गोल्स को
पूरा करेगी। यानी जो दूसरा जो गोल है उसमें 10 करोड़ ये डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे अगर ये अपना प्रोसेस बिना किसी रुकावट के 40 साल तक कंटिन्यू करते हैं। इसके अलावा इनके पास अभी 17,000 की एसआईपी बची है। 12,000 की एसआईपी जो है वो इनको लगेगी अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, और 5,000 की जो एसआईपी है उससे उनकी जो शादी का जो गोल है वो पूरा कर पाएंगे। इन सभी गोल्स के लिए मैंने जो रिटर्न एज्यूम किया वो 12% है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि अगर ये अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको गोल्स के साथ सही तरीके से अलाइन करेंगे, यही अमाउंट रखेंगे, तो अगले जो भी इनका टाइम होराइजन है 7 साल और आगे जितना भी टाइम होराइजन अलग अलग गोल्स का है उसमें अपने गोल्स को पूरा कर पाएंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज आपने जो हाईलाइट की थी दीपाली यहाँ पे कि इन्होंने इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं किया है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें दो चीजें होंगी। अभी तो इनके पास जैसा मैंने कहा कि 4.5 लाख का अभी एक्यूमुलेटेड कॉर्पस भी है, उसको हमने कंसिडर नहीं किया। अगर वो हम कंसिडर करते हैं तो इनके रिटायरमेंट के लिए 4 करोड़ और मिलेगा इनको, यानी 14 करोड़ इनके रिटायरमेंट के लिए अवेलेबल होगा। तो कुछ हद तक इन्फ्लेशन वहां पे टैकल होगा। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्योंकि इनके पास लंबा समय है, बहुत यंग है, 35,000 से एसआईपी शुरू कर रहे हैं, इनके पास समय है अपनी एसआईपी को स्टेप अप करने के लिए। हमेशा कहते हैं हम कि स्टेप अप करने से आप बहुत बड़ा कॉर्पस बना पाएंगे। तो इन्फ्लेशन अगर उन्होंने कंसिडर नहीं भी किया और अपनी एसआईपी को मान लीजिए 10% से भी अगर ये स्टेप अप करते हैं तो कहीं ज्यादा कॉर्पस बनेगा। इन्फ्लेशन की मुझे लगता नहीं उनके रास्ते में कोई भी रुकावट होगी अपने गोल्स के लिए। तो इस तरीके से अपने गोल्स को पूरा करेंगे। इनके जो फंड्स हैं अमूमन मैं कहूंगा कैटेगरी वाइज और फंड वाइज अच्छे हैं। एक ही मेरी रिकमेंडेशन है इनको, इनके पास आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट फंड है जो एक अच्छा फंड है और एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। बट क्योंकि अगर मान लीजिए उसको हमको रिटायरमेंट के लिए अगर इनको अलाइन करना है 40 साल, तो शायद अगर वहां पे आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप देखें उसकी जगह, तो वो एक बेहतर ऑप्शन होगी। तो एक ही बदलाव करना है पोर्टफोलियो में। और जैसे मैंने कहा कि अगर ये डिसिप्लिन रखते हैं, अपना पूरा टाइम होराइजन कंप्लीट करते हैं, तो इनके कोई भी गोल्स को उनको पूरा करने में कोई रुकावट नहीं होगी। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके पूरे पोर्टफोलियो को लेकर। थोड़े बदलाव, थोड़े फंड्स भी आपको सजेस्ट किए गए हैं, बाकी आप अपने गोल्स को हासिल कर लेंगे। प्लानिंग अच्छी है, इन्वेस्टेड रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए और टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर करते हैं क्योंकि एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म आपका होराइजन है। बात करते हैं गोविंद प्रजापत की। इन्होंने सवाल भेजा है जोधपुर से। 2 साल में इनका रिटायरमेंट है और मंथली एसआईपी इनकी 9,000 की चल रही है। 6,000 की एडिशनल एसआईपी करना चाहते हैं। तो 2 साल के लिए क्या ये फंड सही है जो इन्होंने एसआईपी बनाई है? 9,000 की एसआईपी के लिए फंड्स इन्होंने बहुत सारे रखे हैं अपने पास। निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप 1000, आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप, आईसीआईसीआई प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, टाटा वैल्यू, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप। तो बताइए क्या सजेशन इनके लिए? देखिए, 2-3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दीपाली इनके केस में। इन्होंने कहा कि इनके रिटायरमेंट के लिए भी 2 साल का समय है। इन्होंने ये नहीं कहा कि 2 साल के बाद क्या ये कंटिन्यू कर सकेंगे कि नहीं। दूसरा, 2 साल के बाद क्या इस पोर्टफोलियो में से उनको कुछ पैसे की जरूरत है अपनी रेगुलर इनकम को पूरा करने के लिए, या इस इन्वेस्टमेंट को कितना लंबा समय तक वो रख पाएंगे। हाँ, अब क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम अगर ये मान के चलते हैं कि 2 साल इनके पास समय है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत एग्रेसिव पोर्टफोलियो नहीं बना पाएंगे क्योंकि 2 साल के बाद इनको रिटायर होना है। और अगर मैं ये एज्यूम करके चलूं कि इनको इस इन्वेस्टमेंट से कुछ समय तक, कुछ सालों तक पैसे की जरूरत नहीं है और उसको इन्वेस्टेड रख सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही रहेगा उनके लिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जैसा आपने कहा कि 9,000 के लिए इनके पास 10 फंड्स हैं। ऑब्वियसली एक ओवर डाइवर्सिफिकेशन है पोर्टफोलियो में, इसको कंसोलिडेट करने की जरूरत है, यानी फंड्स को कम करने की जरूरत है। साथ ही क्योंकि बहुत लंबा समय नहीं है रिटायरमेंट का, और ये भी हम बहुत क्लियर नहीं कि कितना समय तक रखेंगे, कुछ साल भी होंगे तो भी पूरा इक्विटी में पोर्टफोलियो बनाना मुझे लगता है थोड़ा सा रिस्की होगा। तो एक इनके लिए सलाह ये है कि इनका जो पोर्टफोलियो हो, एक तो उनमें नंबर ऑफ फंड्स कम हो, दूसरा इनकी कोशिश होनी चाहिए कि एक मिक्स हो इक्विटी का और हाइब्रिड फंड्स का। और इक्विटी में भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव जो फंड्स कैटेगरी हैं उनको अपने पोर्टफोलियो में आप शामिल मत कीजिए। तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि 4 फंड रखिए आप अपने पोर्टफोलियो में। जो इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट है अभी, तो उसमें आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप रख सकते हैं, आईसीआईसीआई इक्विटी एंड डेट रख सकते हैं, और निपॉन इंडिया मल्टी कैप और एक एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप। तो इस तरह से दो हाइब्रिड फंड होंगे और 2 इक्विटी फंड होंगे। ये इनको रखने की जरूरत है। और ये 15,000 हमने इसलिए लिए हैं
क्योंकि इन्होंने कहा है कि कुछ और पैसा 5,000 ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रही स्ट्रैटेजी आपके पोर्टफोलियो को लेकर। इतना बड़ा पोर्टफोलियो आपको नहीं रखना है, थोड़ा सा कंसोलिडेट कीजिए पोर्टफोलियो। नया पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर है। आप 4-4 हज़ार डालिए ICICI प्रो इक्विटी एंड डेट में, कोटक बैलेंस्ड एडवांटेज में 4,000, 3500 डालिए निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप में। और ये जो टोटल SIP है ये अब ऑलमोस्ट 15,000 की हो जाएगी। 9,000 जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, 6,000 जो आप एडिशनल करना चाहते हैं। तो बदलाव की डेफिनेटली ज़रूरत है, अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी चेंज कीजिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे शाम में, जब वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी। हेमंत रुस्तगी हमारे साथ बने हुए, अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए क्वेश्चंस लेते हैं। एक ईमेल के थ्रू सवाल हमें ब्रजेश अग्रवाल ने भेजा है मध्य प्रदेश से। 62 साल इनकी उम्र है, 27,500 की SIP चल रही है, 15 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है और 10 ईयर्स में 2 करोड़ का टारगेट है। प्लस ये लमसम इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं 15 लाख की, कहाँ करें ये भी जानना चाहते हैं। और एक्टिव पोर्टफोलियो इनका छोटा ही है। ICICI प्रो इक्विटी एंड डेट 7,500 रुपये महीना, साथ ही निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप में 5,000, 5,000 पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 5,000, मोतियालू ओसवाल मिड कैप में, बंधन स्मॉल कैप में 5,000। बताइए सजेशंस इनके लिए। जी दीपाली, सबसे पहले देखते हैं कि इनका टारगेट पूरा करने के लिए इनको क्या करना होगा। जैसे इन्होंने कहा कि इनका जो टारगेट है वो 2 करोड़ का है, 10 साल का इनके पास समय है और इनकी जो करंट SIP है वो 27,500 रुपये की है। तो अगर ये हम 12% का रिटर्न मान के चलते हैं और अगर अपना ये प्रोसेस अगले 10 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो करीब करीब 1 करोड़ 10 लाख का पोर्टफोलियो कॉर्पस बनेगा इनके पास। तो जाहिर सी बात है कि जितना वो कॉर्पस बनाना चाहते हैं उतना तो नहीं बनेगा। उसको पूरा करने के लिए इनको अपनी SIP को 46,000 रुपये तक बढ़ाना होगा। यानी कुल मिला के जैसा कि आप देख सकते हैं कि एडिशनल SIP करने की जरूरत है उनको। तो 10 साल का समय इनके पास, कोशिश करनी चाहिए जितना जल्दी हो सके अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाएं ताकि अपने जो टारगेट है वहां तक वो पहुंच पाए। इनका जो फंड सिलेक्शन है वो चाहे कैटेगरी देखूं या फिर फंड्स, आई थिंक दोनों एंगल से बहुत ही अच्छा इनका पोर्टफोलियो है। मुझे नहीं लगता कि इनको अपने पोर्टफोलियो में कुछ भी बदलाव करने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं कि जैसे इन्होंने कहा कि 15 लाख का इनको इन्वेस्टमेंट करना है एडिशनल, वो क्या करें। क्योंकि सारे के सारे फंड, पांचों के पांचों फंड सूटेबल है इनके पोर्टफोलियो के लिए, तो पांचों फंड्स के अंदर वो 3-3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से वो अपना 15 लाख की जो इन्वेस्टमेंट है उसको आप डिवाइड करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इतना बड़ा पैसा एक साथ लगाना क्या सही होगा इस समय पे। जिस तरह का बाजार है वहां पे भी हम देख सकते हैं कुछ प्लसेस हैं कुछ माइनस। हम देख सकते हैं कि हमारे जहां तक डोमेस्टिक इकोनॉमी का सवाल है, जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, US टैरिफ, उनको देखते हुए ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं होगा कि आप पूरा का पूरा पैसा एक साथ लगाएं। बट साथ ही मुझे लगता है कुछ पैसा लमसम इन्वेस्ट करने का डेफिनेटली केस है और कुछ पैसा जो है आपको सिस्टमैटिकली लगाइए। तो मे बी 30% पैसा जो है आप एक मुश्त इन्वेस्ट कर सकते हैं अभी, और बाकी जो है वो सिस्टमैटिकली अगले 3 से 6 महीने में आप इन्वेस्ट कीजिए कि जो बाजार में जो भी वॉलेटिलिटी होने के चांसेस हैं उसका आपको फायदा मिले और आप पूरा का पूरा पैसा जो है एक लेवल पे कमिट नहीं करें। और कभी आपको अगर थोड़ी ज्यादा गिरावट मिले बीच में तो आपके पास मौका होगा कि आप उस पैसे को उस लेवल पे स्विच कर सके। तो आई थिंक वो फ्लेक्सिबिलिटी को बना के रखिए, अवॉइड कीजिए कि पूरा का पूरा पैसा इस लेवल पे इन्वेस्ट करें। बट जैसा मैंने कहा SIP का अमाउंट बढ़ाना है इनको, और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल सही है, उसमें कुछ भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। लमसम पैसे भी इनको एक्टिव जो फंड्स हैं इनके पास उन्हीं में डिप्लॉय करने हैं या कुछ नए फंड्स में? नहीं दीपाली, जैसा मैंने कहा पांचों के पांचों फंड बिल्कुल सही है इनके पास। इन्हीं पांचों फंड्स में 3-3 लाख रुपए वो इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। तुषार का सवाल है महाराष्ट्र से, 20 लाख रुपए लमसम लगाने हैं, बाजार में गिरावट का इंतजार करना है या मौजूदा स्तर पर ही निवेश कर दे, सारा निवेश एक साथ करे या सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के थ्रू, फ्लेक्सी कैप में निवेश करे या और फ्लेक्सी कैप में अगर निवेश करे भी तो पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप बेहतर है जिसने हिस्टोरिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिटर्न दिए हैं, HDFC फ्लेक्सी कैप चुन सकते हैं, 2 स्मॉल कैप और अगर 1 मिड कैप लेंगे तो रिस्क क्या ज़्यादा होगा। तो 3-4 पार्ट हैं इनके क्वेश्चन के, सिर्फ इन्वेस्टमेंट जो व्यू ये लेकर चल रहे हैं उसके बेसिस पे बताइए सजेशन हेमंत जी। जी बिल्कुल, जैसे हमने अभी बात की कि पूरा का पूरा जो अमाउंट अगर लमसम आपके पास है तो एक लेवल पे पूरा इन्वेस्ट करना शायद बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं होगा। हमने कुछ फैक्टर्स की बात की कि किस कारणों से
हमारी इकोनॉमी अच्छा करेगी, लेकिन अभी जो चैलेंजेस हैं उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि पूरा पैसा आपको एक साथ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ऑब्वियसली जैसा मैंने पहले सवाल के जवाब में कहा था कि आप एक मिक्स कीजिए, आप कुछ पैसा 30% या 40% अगर आप चाहें तो आप लमसम लगा सकते हैं, और बाकी पैसा जो है वो आप अगले 3 से 6 महीने में सिस्टमैटिकली लगाइए, ताकि जो वॉलेटिलिटी हो उसका आपको इनफैक्ट उसका इम्पैक्ट कम भी कर सकते हैं, और साथ में उसका आपको फायदा भी होगा क्योंकि आप डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे इन्वेस्ट करेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखने के लिए। फ्लेक्सी कैप की बात है, इन्होंने 2 फंड्स को चुना है, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप या HDFC फ्लेक्सी कैप, दोनों में से एक रखना चाहते हैं। देखिए दोनों के दोनों अपने कैटेगरी के बहुत अच्छे फंड हैं, लेकिन अगर आपकी इच्छा ये है कि आपके पोर्टफोलियो में एक फंड में एटलीस्ट कुछ एक्सपोजर आपको यूएस मार्केट में मिले, तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप एक अच्छी ऑप्शन होगी। अगर आप पूरा का पूरा पैसा डोमेस्टिक मार्केट में लगाना चाहते हैं तो फिर मुझे लगता है HDFC फ्लेक्सी कैप एक अच्छी ऑप्शन होगी। तो ये आपकी प्रेफरेंस क्या है उसके हिसाब से, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी जैसे मैंने कहा दोनों के दोनों फंड्स काफी अच्छे हैं, कोई भी फंड आप ले सकते हो। इसके अलावा इन्होंने कहा कि कुल मिला के वो 4 फंड रखना चाहते हैं। ऑब्वियसली मिड कैप अगर स्मॉल कैप में अगर आप जाएंगे तो वॉलेटिलिटी थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन अगर आपके पास लंबा समय है, आप सिस्टमैटिकली अगर आप इन्वेस्ट करते रहेंगे, तो इन दोनों जो सेगमेंट हैं स्मॉल और मिड, इनमें ये पोटेंशियल है कि आपको लार्ज कैप से बेहतर रिटर्न देंगे। तो मुझे लगता है कि उनका होना उनके पोर्टफोलियो में बहुत जरूरी है। तो ये 4 फंड कौन से होंगे इनके? एक फंड फ्लेक्सी कैप, दोनों में से कोई भी एक चुन सकते हैं, जैसा मैंने इनको बताया कौन से फैक्टर इनको कंसिडर करने हैं। के अलावा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ले सकते हैं, इन्वेस्को स्मॉल कैप और कोटक मल्टी कैप, ये 4 फंड्स हैं, इनमें आप इन्वेस्ट कीजिए। मुझे लगता है 4 फंड्स का जो आपको पोर्टफोलियो बनाना है ये बिल्कुल सही मिक्स रहेगा इनके लिए। ओके, चलिए तो ये रही स्ट्रैटेजी आपके लिए और अकॉर्डिंगली आप प्लान कीजिए। चलिए थैंक यू हेमंत जी आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। जाते जाते आप देखिए हेमंत जी के टॉप 4 फंड्स आपकी स्क्रीन पर, अगर उनकी चॉइस के हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। नमस्कार।